Good evening, salam namaste to each and everyone, and welcome again to our beloved Dada, Dr. Bipin Kakar's Bachelor Zoom learning session. Yes, this Zoom session ये दादा की देन है, and he was very sure that हम सिर्फ बैचलर के बारे में बात करेंगे, and anything that we have learned from Dada is shared on this platform. Each and every detail rather. So from a very long time हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी ग्रुप के अंदर कि बहुत रैंडम क्वेश्चंस आते थे कि अगर हमें मेटाबॉलिज्म स्लो है या कभी किसी का यू नो एडिक्शन छुड़ाना है तो कौन सी बैचलर यूज होएंगी. बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये बैचलर आपको लगेगी या ये बैचलर इसके लिए है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि डी एडिक्शन के लिए हमारे पास चेरी प्लम है या क्या है. 38 की 38 लग सकती हैं. बस फ़र्क ये है कि हमें ये समझना पड़ता है कि इस पेशेंट के डी एडिक्शन के लिए कौन-सी बैचलर लगेगी. तो कटिंग डाउन इन शॉर्ट हमें ये समझना होता है कि हिस्ट्री कैसे ली जाती है. सारा मुद्दा हिस्ट्री का है. राइट फ्रॉम पर्सन्स नेम, वो कहाँ रहते हैं, हमको वहाँ का एनवायरनमेंट भी समझना पड़ता है. सो सिर्फ ये नहीं होता है कि आपका नाम क्या है और आपको क्या प्रॉब्लम है. नहीं. सो नाम के साथ-साथ उनकी एज, उनके फैमिली के बारे में पूछा जाता है जस्ट कि उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि आप पेशेंट नहीं हो, आप हमारी तरह ही एक हो. जस्ट कि उनको एक वो लगे कि येस आई एम अ पार्ट ऑफ द होल सिनेरियो टू मेक देम फील एट होम. तो उनके नाम के साथ-साथ उन कहाँ रहते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, वगैरह-वगैरह. जस्ट टू मेक देम फील रिलैक्स एट होम. और फिर पहला सवाल होता है कि आपको पैथोलॉजिकल इलनेस क्या है? कई लोगों को थायराइड होता है, कईयों को शुगर होती है, कईयों को बीपी होता है, कईयों को और भी कोई प्रॉब्लम होती है. वो बहुत मायने रखती है क्योंकि वो समझना होता है हर किसी इलनेस के पीछे क्या मेंटल स्टेट है या कोई एनवायरनमेंट का फ़र्क है या कोई चाइल्डहुड की बात है जिसकी वजह से ये सब चीज़ हुई है. तो ये पैथोलॉजिकल इलनेस जाननी बहुत ज़रूरी होती है. आगे हम उसमें बढ़ें और डायरेक्टली हम चाइल्डहुड में नहीं जाते पहली बात. और हर मेंटल हेल्थ के लिए हर पर्सन का मेंटल हेल्थ डिफरेंट होता है. हर की एक टाइप रेमेडी होती है. वहाँ तक पहुँचने के लिए महीनों लगते हैं. क्योंकि कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं होता जो पहली बार में ही आपको अपने बारे में सब कुछ बता दे. वी ऑल हैव हिडन स्केलेटन्स इन आवर कबर्ड. उसको निकालने में हमें बहुत परेशानी होती है. उसको निकालने के लिए हमें ये समझना होता है मैं जिसके साथ शेयर कर रहा हूँ उस पे भरोसा होना चाहिए, उस पे ट्रस्ट होना चाहिए. राइट. तो आज का जो सेशन है वो एक बहुत छोटा पार्ट है बीएफआर का. बट एक डायग्नोस्टिक मेथड है टू अंडरस्टैंड कि मेरी टाइप रेमेडी क्या है. आज आप ये बोल सकते हो कि मेरी टाइप रेमेडी इम्पेटियंस है, मेरी टाइप रेमेडी सेंटोरी है, मेरी नहीं. ये आज की बात हो रही है. ये नहीं है. आपको पता ही नहीं कि आप चाइल्डहुड में कैसे थे. सो वो पूरा खेल वो है कि हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये 38 रेमेडीज में से टाइप रेमेडीज क्या हैं, 7 हेल्पर्स क्या हैं और 19 एसेंसेस क्या हैं जो कि मैम उसको डिटेल में लेगी. पर पहले स्टार्ट करने से पहले रिचुअल की तरह दादा जो हमें बोलते थे वो ये था कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बैकफ्लड रेमेडीज हैं वो एक सपोर्टिव रेमेडीज हैं. राइट. दे आर नॉट बी ऑल एंड वन ऑल. दे आर जस्ट सपोर्टिव रेमेडीज एंड दे आर नॉट इंटेंडेड टू ट्रीट आर फिजिकल इलनेस और पैथोलॉजिकल इलनेस. जो भी है वो इंटेंड नहीं करता है उसको ट्रीट करने के लिए. बट उसके पीछे क्या हमारे मेंटल इमोशंस हैं, क्या हमारी नेगेटिविटी है, वो सारी चीज को हम एड्रेस कर सकते हैं. तो उसके लिए अगेन हमको हिस्ट्री में जाना होता है. सो इट इज अ पार्ट ऑफ होम्योपैथी इन अ सेंस कि इसमें भी हमको हिस्ट्री चाहिए होती है. बट बार बार इन सिंपल लैंग्वेज वी आर नॉट ट्रीटिंग एनी इलनेस. we are treating a negative state of a person into a positive state. राइट. तो बीएफआर सिंपल हो गया कि पॉजिटिव स्टेट है तो आपको कोई भी रेमेडी लेने की जरूरत नहीं है. राइट. और नेगेटिव स्टेट है तो नेगेटिव स्टेट के साथ ऐसा तो है नहीं कि आज मेरी कोई नेगेटिव स्टेट है और मैं वो जाके सोनल मैम को बताऊं मैम ये मैं ऐसा सोच रही हूँ या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं करते हम उसको या तो नजरअंदाज करते हैं या बैक ऑफ द हेड छोड़ देते हैं या फिर और वो बचपन से आती जा रही है. समझिए बचपन में कभी कोई मम्मी पापा की बात समझ में नहीं आई.
तो हम सामने नहीं बोलते, हम मन में दबा लेते हैं। वो दबाने की आदत हो जाती है, किसी को गुस्सा दिखाने की आदत हो जाती है, तो इमोशंस पाइल्ड अप होते जाते हैं। तो हमें नहीं पता कि हमारी टाइप रेमेडी क्या है। वहां तक पहुंचने के लिए आज की तारीख में जो इमोशन है उसको पहले निकालना, उसको पहले एड्रेस करना होगा। फिर उसके बाद ये आज जो रेमेडी है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि एडिक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सब बोल देते हैं चेरी प्लम चेरी प्लम, बट मैं बोलती हूँ इट इज वॉलनट। ठीक है। अच्छा, अब वॉलनट क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि अ वॉलनट विल enable a person टू गिव अप द एडिक्शन। लेकिन जब एडिक्शन निकाल दिया तो ट्रांजिशन फेज तो होना पड़ेगा ना, इधर से उधर जाने के लिए। अब वो क्या करेगा उस समय? तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक थेरेपिस्ट को भी, एक डॉक्टर को भी, और सब घर वालों को ये समझना होगा कि ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज है। इसमें अगर इंसान खाली बैठा या उसका दिमाग चलने लगा तो वो वापस जा सकता है। क्योंकि जब डी एडिक्शन होता है तब बॉडी थक भी जाती है, पैल्पिटेट करने लगती है, वीकनेस सी आती है, तो हमें ऑलिव भी देना पड़ता है, हमें वॉलनट भी देनी पड़ती है। तो कोई एक रेमेडी नहीं है, बट फिलहाल के लिए इनफैक्ट ये बोल सकते हैं कि एवरी 100% में 3 से 5 आदमी, इंसान ऐसे होते हैं जिनकी रेमेडी है, अभी की रेमेडी है चेरी प्लम। राइट। तो वो चेरी प्लम को हम जब एड्रेस करेंगे तो हम धीरे 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 पीछे की तरफ जाएंगे, और फिर हम फाइनली जाएंगे। तो जो चेरी प्लम है वो 19 एसेंसेस, दोज आर द सेकंड हेल्पर्स, दोज आर द द रेमेडीज विच वी रिक्वायर राइट नाउ टू ट्रीट आवर इमोशनल बैलेंस। ठीक है, वो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही थी। सो अब ये हमें तय हो गया कि बैकला रेमेडीज 38 रेमेडीज इन ऑल हैं, और हर पॉइंट के टाइम पे, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वन ऑफ अस हैव दैट रेमेडी इन हैंड। एक रेमेडी तो हर किसी की होती ही होती है। राइट। अभी को सॉल्व करने के लिए वो एक रेमेडी होएगी होएगी। वो मैंने आपको चेरी प्लम में भी बता दिया, वो एक तरीके का वॉल्यूम भी बता दिया, बट चेरी प्लम इज डेफिनेटली अ मेडिसिन जो कि 19 एसेंसेस में वन है। और वो क्या है? 19 एसेंसेस वो है जो आज की आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, recent problem को solve करेंगे। They are not your type remedy, but it is a remedy which will release your anger, which will release your anything that is not in control right now. So BFR का secret हमें पता चल गया, positive और negative, nothing to do with illness. It is absolutely to do with our mental state of mind. उसको negative से positive कैसे ले जाना है? So we individualize the patients, not as per their illness, again, as per their negativity. Right. So before we go into length, let me introduce Dr. Sonal Devalia, and she's going to take those 12, 7, and 19 into detail in a diagnostic method. Dr. Sonal? हेलो एवरीवन। मैम सबसे पहले मुझे बताइए कि मेरी आवाज ठीक आ रही है या बहुत लाउड है, कम है? एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है आपकी आवाज। ओके। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर रितु। सबसे पहले आपने ये जो सारी चीज बताई है, मैं अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मैडम का क्या है कि वो एक पर्ल लाके छोड़ देते हैं, पर उनको समझना कि वो कितना इम्पोर्टेंट है कोई रजिस्टर ही नहीं करता। तो आज हम मैडम का एक फेवरेट वर्ड, अब बहुत टाइम में बोला, अनियन पीलिंग। अनियन पीलिंग शायद मुझे लगता है बहुत सारे जूम सेशन में मैडम ने अनियन पील बोला होगा, तो आज मैं बताऊंगी कि क्या अनियन पीलिंग का मतलब है। तो चलिए हम हमारा सेशन शुरू करते हैं हमारे दादा डॉक्टर नितिन कक्कड़ दादू को याद करते हुए। और आप सबों को सोना नहीं है, इट्स इंटरैक्टिव सेशन। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर दूंगी आप सुनोगे। तो जल्दी से उठो, पेन पकड़ो, और नहीं तो आपका कीबोर्ड पकड़ो, और मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। मुझे कोई बेस्ट फ्लावर वर्ड नहीं चाहिए, मुझे वन वर्ड अगर आपको बोले कि भाई आपकी पर्सनालिटी क्या है, और सीधा जो अगर आपके दिमाग में जो वर्ड आता है, ठीक है, अगर आप मुझे तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में रखना है। और मैं अपना वर्ड रख रही हूँ हेस्ट। मतलब कि अगर मुझे अपनी पर्सनालिटी को एक में डिफाइन करना हो तो आई एम हेस्टी। मैं बहुत ज्यादा जल्दी स्पीड में बोलती हूँ, मेरा दिमाग फास्ट जाता है। मैं बहुत क्लमजी हूँ, मेरे हाथों से चीजें छूट जाती है।
मैं इधर उधर कहीं जाती हूँ तो चीजें गिर जाती है, मैं फ्लिप हो जाती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी हेस्टी, मेरा दिमाग कहीं पे और होता है और मेरा बॉडी जो होता है उसके साथ अलाइन नहीं होता, तो आई एम हेस्टी। आप अपना नेचर वन वर्ड में कमेंट बॉक्स में डालो, सारे के सारे 35 लोग, ठीक है। तो सबसे पहला मसला है कि भाई ये टाइप रेमेडीज क्या है, इम्पल्सिव रेमेडीज क्या है, आई एम सॉरी, ये पर्सनालिटी रेमेडीज क्या है, तो ये माजरा क्या है। बहुत बार हमने बोला नो नो इट्स टाइप रेमेडी, नो नो इट्स स्पॉट रेमेडी, तो ये क्या है। तो चलिए पहले हम डॉक्टर एडवर्ड बाक का, ओके, तो लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, प्लीज आप अपने आंसर्स देते रहिए, मैं इसलिए आगे जाऊंगी। तो डॉक्टर एडवर्ड बाक ने क्या कहा था कि उनके पास जो जो वो एक एलोपैथी डॉक्टर थे, ठीक है, तो उनके पास जो जो पेशेंट आते थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई डिसीज तो सेम है, लोग सेम कंप्लेन के साथ आते हैं, लेकिन एक ही दवाई से सारे लोग ठीक नहीं हो रहे, मतलब कि डिसीज ये है, उस हिसाब से डिसीज की दवाई दी, कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं हो रहे, कुछ लोग बिना दवाई के भी ठीक हो जा रहे हैं। तो उसके पीछे क्या है, तो उनको पता चला कि देयर इज अ सोल थिंग, देयर इज अ पर्सनालिटी थिंग, लोगों का एंड्योरेंस लेवल अलग है, लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म अलग है, लोगों की डिसीज को परसीव करने की जो क्षमता है वो अलग है। तो देर इज समथिंग बियॉन्ड व्हाट वी सी, मतलब हम जो दिख रहे हैं उसके ऊपर कुछ है। फिर उन्होंने पता चला कि जब हमारे इमोशंस, ठीक है, उसमें जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तब डिसीज आता है, ठीक है। डॉक्टर एडवर्ड बक ने इमोशन से भी ऊपर सोल रेमेडीज, मतलब है कि उनके 12 हीलर्स, जो उनकी जो उनकी फर्स्ट बुक थी उसमें 12 हीलर्स, मतलब कि फर्स्ट 12 दवाइयां जो है उनको सोल रेमेडी बोला गया है। वो सोल रेमेडी मतलब कि आप कौन हो आप, ठीक है, वो सोल रेमेडी है, उसको आप टाइप, उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, सोल रेमेडी याद रखना, 12 रेमेडी दी है सोल रेमेडीज। और फंडामेंटल मतलब कि यही 12 तरह के इंसान होते हैं, ठीक है। तो सोल रेमेडी का फिर वो टाइप रेमेडी, पर्सनालिटी रेमेडी और पर्सनालिटी ट्रेट रेमेडीज, वो ये सारे के नाम है, ठीक है। तो 12 रेमेडीज उस हिसाब से कि जैसे मान लीजिए कि एग्रीमनी है, ठीक है, तो एग्रीमनी इज अ पर्सनालिटी। तो आप समझोगे भाई पर्सनालिटी कैसे आती है, कोई लोग कैसे एग्रीमनी होता है, कोई लोग कैसे म्यूमुलस होता है, कोई लोग कैसे क्लेमेटिस, वो कौन डिसाइड करता है, ठीक है। ये जो आप पर्सनालिटी की बात कर रहे हो, ठीक है, क्यों, जो देखिए चलो हम अपनी अलग अलग पर्सनालिटी से मिल लेते हैं, ओके, ठीक है। तो लोगों की पर्सनालिटी देखिए, देखिए हम सब एक हैं, एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग, लेकिन कोई बोल रहा है कि हिरल बोल रहे हैं वो इम्पल्सिव है, शीतल बोल रही है वो काफी परसिस्टेंट है, एवीएस लक्ष्मी जी बोल रहे हैं शी इज स्लो, हेमल जी बोल रहे हैं वो बहुत ओबीडियंट है, दर्शना जी बोल रही है शी इज वेरी अनसर्टेन, राजेश्वरी जी बोल रहे हैं वो रिजर्व है, अशोक बोल रहे हैं कि वो रिजर्व है, यूनिवर्स बोल रहे हैं वो काफी डायनेमिक है, दीपिका जी बोल रहे हैं कि वो ओवर केयरिंग ओवर कंपैशनेट है, डॉक्टर जिज्ञासा बोल रहे हैं कि वो तेरी काम एंड सप्रेसिव, दोनों देखिए काम एंड सप्रेसिव, अरुणा जी बोलती है वो काफी एनालिटिकल है, भावना जी बोल रही है कि ओवर केयरिंग, फरीदा जी जानबूझकर बार बार धोखा खाने पर भी ट्राई टू हेल्प अदर्स, थोड़ा सेंटोरी जैसा, एके जी बोल रहे हैं काफी दुविधा मतलब कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, गैलेक्सी बोल रहे हैं काफी हेस्टी एंड एक्सट्रीमली इमोशंस, दोनों पोलार है, सपना जी बोल रहे हैं रेस्टलेस है, सुनैना जी बोले एग्री मनी है, और वैद्यनाथ जी बोल रहे हैं, देखिए, तो इतने तरह की पर्सनालिटी है, तो ये डिसाइड कौन करेगा, वो कैसे आती है। तो सबसे हम अपनी अभी 12 पर्सनालिटी कैसे डॉक्टर एडवर्ड बाक ने बोला था, तो हम उसकी लिस्ट सबके पास है, आपको कहीं से भी मिल जाएगी, हम भी आपको दे देंगे उसमें क्या क्या है, एग्रीमनी है, सिराटो है, सेंटोरी है, जिक्री है, तो वो 12 पर्सनालिटी, तो पर वो पर्सनालिटी बनती कैसे है, कौन डिसाइड करेगा कि कौन क्या होगा। तो वो डिसाइड होता है 40 to 50% आपके जेनेटिक्स से, मतलब कि सीड, ठीक है, जो एक बीज होता है, जो एक बच्चा होता है, जब एक भ्रूण होता है, तो उसके जीन्स कैसे हैं, उसके मम्मी पापा, उसकी फैमिली, उसके पूर्वज कैसे हैं, वो कौन सी जगह से, कौन सी मिट्टी से आया है, तो उसके जेनेटिक्स पे डिसाइड करता है 40 to 50% कि वो बच्चा है, वो इंसान कैसा होगा। मान लीजिए कि मारवाड़ी, सॉरी नॉट मारवाड़ी, बट जैसे हरियाणा में भी जो जाट जाट कम्युनिटी होती है कि यार बहुत अग्रेसिव एंड इम्पल्सिव, मतलब किसी का जाट दोस्त हो तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी बात में वो तलवार निकल निकल रहे हैं, दे आर क्वाइट अग्रेसिव, दे आर, मतलब वो शांति से बात करेंगे तो भी आपको बोल रहे हैं कि ये चिल्ला चिल्ला के बस झगड़ा क्यों करना है, ठीक है।
कोई गुजराती होगी, वी आर वेरी काम एंड बट वी आर वेरी कैलकुलेटिव, मतलब कि हमेशा कोई भी चीज अगर रिलेशनशिप में है तो हम उसका लेखा जोखा, उसमें मुझे कितना मुझे उसमें मिलेगा, या दैट्स व्हाई वी आर अ गुड बिजनेसमैन, ठीक है। तो कौन से रीजन से आप आते हैं, कौन सी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, कैसे पेरेंट्स हैं आपके, उसके हिसाब से पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है कि बाय बोर्न अग्रेसिव है, कैलकुलेटिव है, विजडम है। जैसे पंजाबी होते, दे आर वेरी सेल्फ कंटेन्ड, और पर दे आर वेरी हैप्पी, और मतलब हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। तो दे आर वेरी जॉयफुल, ठीक है। तो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। तो ये तो 40% है। बाकी का 50% कहाँ से आता है? वो आता है कि जब बच्चा, देखिए कोई कोई बच्चा जैसे 1-2 साल का है, तो वो कोई बच्चे होते हैं जो शांत होते हैं, शाय होते हैं, आराम से बैठे रहते हैं। कोई बच्चा होता है इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागता रहता, वेरी वेरी इंपल्सिव, ठीक है, चीजें फेंकेगा ये वो। कोई बच्चा होता है तो कभी कैलकुलेटिव होता है। तो बच्चा भी, एक ही एज के बच्चे अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। फिर वो बच्चे जब बड़े होते हैं, कौन से स्कूल में जाते हैं, किस तरह से उनका घर का एनवायरनमेंट है, कौन से कॉलेज में जाते हैं, वहां पे उनके साथ क्या क्या हो रहा है, फिर आगे जाके कौन सी जॉब एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, कैसा करियर पाथ चूज कर रहे हैं, किस तरह के उनके ऊपर स्ट्रेस आ रहे हैं, जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, बार बार इश्यूज आ रहे हैं, वर्क में स्ट्रेस है, फिर किस तरह के पार्टनर्स उनको मिलते हैं, कैसे शादी वगैरह, उसकी लाइफ, फिर लाइफ में और कुछ अनसर्टेन चीज हो जाती है, जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है, या कोई लाइफ चेंजिंग एक्सीडेंट हो जाता है किसी की लाइफ में, किसी को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो, तो उस हिसाब से उनकी बाकी की पर्सनालिटी डेवलप होती है, ठीक है। तो ये रहा सीड, और सीड को कौन सा खाद पानी मिलेगा और कैसा पौधा बनेगा, तो ये है अपनी पर्सनालिटी, ठीक है। तो डॉक्टर एडवर्ड ने बोला कि हम जब पैदा होते हैं तब से लेके बड़े होते हैं, तब हमारी फिक्स कोर नेचर होता है, ठीक है, तो उसको पर्सनालिटी बोला गया है, ठीक है। दूसरा है 7 हेल्पर्स। तो डॉक्टर एडवर्ड पार्क ने ये सोचा कि मेरे पास जो पेशेंट आ रहा है, तो शुरुआत में उन्होंने 12 दवाइयां ली, उसी हिसाब से पेशेंट की पर्सनालिटी होगी। लेकिन कुछ कुछ पेशेंट वो पर्सनालिटी दवाई देने के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने 7 हेल्पर्स मेडिसिन, मतलब कि जब कोर मेडिसिन का काम कहीं पे अटक जाता है, जैसे होम्योपैथी में कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होती है, जैसे मैंने अपनी कोई पेशेंट की मेडिसिन दे दी, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे उनका रिस्पॉन्स अटक गया है, पेशेंट का इंप्रूवमेंट अटक गया है, तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री धक्का देने के लिए जो मेडिसिन देते हैं इंप्रूवमेंट को, वो हम कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन देते हैं। वही यहाँ पे 7 हेल्पर्स करके और 7 दवाइयां जोड़ी गई, जो 7 हेल्पर्स के नाम से जानी जाती है। बाकी की 19 मेडिसिन उसके बाद, जिसको द सेकेंड 19 कहा जाता है, मतलब 19 दवाइयां ऐसी है जो पर्सनालिटी पे बेस्ड नहीं है, पर सिचुएशन पे बेस्ड है। मतलब कि मान लो कि हमारे पास एग्री मनी पर्सनालिटी है, मान लिया, पर वो कहीं पे शॉक से गुजरा है, ठीक है, किसी की डेथ हो गई या एनी हाउ जॉब लॉस हो गया, तो शॉक और स्टार ऑफ बेथलेहेम इज द सिचुएशन ऑफ दैट पर्सनालिटी मेडिसिन। तो हम उसको एग्री मनी ना देके उसकी सिचुएशन मेडिसिन देंगे, क्योंकि एग्री मनी को भी शॉक लग सकता है, एग्री मनी भी काम के प्रेशर में आ सकता है, एग्री मनी को भी किसी भी तरह की अनकंट्रोल्ड गुस्सा या चीजें हो सकती है, समझ ले। तो ये है सिचुएशंस मेडिसिन, ये है टाइप मेडिसिन, और ये जो 7 हेल्पर्स जो है, वो हमारी पर्सनालिटी मेडिसिन को और बूस्ट करने के लिए और धक्का देने के लिए, ठीक है, ये रहे मेडिसिन। ओके, बात ये है कि आपको पता है कि 12 हीलर्स में कुछ दवाइयां ऐसी है जिसको बोला गया है कि ये कोर पर्सनालिटी है, ठीक है, लेकिन उस दवाइयों को हम सिचुएशन में भी यूज करते हैं, जैसे कि रोक्रोज इज अ कोर पर्सनालिटी। अब मुझे ऐसा सवाल हुआ था स्टार्टिंग में, तो भाई रोक्रोज किसी की पर्सनालिटी कैसे हो सकती है? कोई इंसान थोड़ी 24 आवर्स टेरिफाइड रहता है, किसी की पर्सनालिटी क्लेमेंटेड कैसे हो सकती है? कोई, ठीक है, समझ, एस्केपिज्म इज अ थिंग, बट इट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। आप कहीं पे हो, कोई स्ट्रेस आया है और आप एस्केप कर जाते हो, तो ये आपका कोपिंग मैकेनिज्म है, इट कैन बी पर्सनालिटी, ठीक है। वही सेम तरह है जो सिचुएशन, जो एक्यूट मेडिसिन दी गई है जिसमें बीच, तो बीच भाई, बीच तो किसी की पर्सनालिटी भी हो सकती है, दे बिकम वेरी इंटॉलरेंट, विलो विलो भी पर्सनालिटी हो सकती है, वाइल्ड रोज भी पर्सनालिटी हो सकती है। तो फिर ये क्या माजरा है? क्यों पर्सनालिटी मेडिसिन में कुछ एक्यूट, जैसे रोक रोज है हम एक्यूट में भी देते हैं,
जैसे इम्पेटिएंट इज अ कोर पर्सनालिटी में डाला गया है, लेकिन इम्पेटिएंट तो हम एक्यूट में भी दे सकते हैं, राइट? एक्यूट मेडिसिन में बीच मेडिसिन, बिलो मेडिसिन, वाइल रोज जैसे मेडिसिन दे कैन बी अ टाइप मेडिसिन होते। तो फिर तो ये बाइफर्केशन का मतलब ही क्या है? जी हाँ। तो जैसे अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने हमारा फूड जो है, जो कम्युनिकेशन है वो ढूंढा था। तो प्रिंसिपल थे, पर जैसे जैसे टाइम गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, लोगों की यूजफुलनेस के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया गया। उसी तरह से डॉक्टर एडवर्ड बाक ने एक बाइफर्केशन सिंपल दिया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गया, लोगों लोगों की मिक्स पर्सनालिटीज, क्योंकि उस टाइम जैसे स्ट्रेस फैक्टर, उस टाइम के लोगों को जैसी परेशानियां थी, जैसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, कैसे खाना खाएंगे, वॉर वाली सिचुएशंस थी। ठीक है, आज वॉर वाली सिचुएशंस नहीं है, तो हमारे स्ट्रेस अलग है। ठीक है, उस हिसाब से हमारी पर्सनालिटी भी अलग है। ठीक है। तो आपने बोला कि तो फिर मैडम ये पर्सनालिटी मेडिसिन, ये सिचुएशन मेडिसिन, उसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए यहाँ पे हम कोई स्पून फीडिंग नहीं करने वाले। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि पर्सनालिटी क्या होती है। कोई इंसान अगर आपके पास सामने आता है, तो आपको दिखता है कि ये शायद ये पर्सनालिटी हो सकता है, लेकिन उस टाइम उसको क्या देना है? तो डॉक्टर एडवर्ड टफ ने, ही वाज वेरी इंट्यूटिव, मतलब वो काफी डिवाइन एनर्जी में मानते थे। उनको लगता था कि उनको एक एक तरह से कहीं पे किसी का हाथ है, मतलब उनको इंट्यूजन आ रहे हैं, डिवाइन सोल, और उसमें काफी बिलीव कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लगा कि जब 12 तरह के सोल होते हैं, जब सोल मतलब कि डिवाइन एनर्जी, जन्म से पहले की चीज, वो काफी प्योर होती है। ठीक है, वो जॉय होती है, उसमें हार्मनी होती है, ना कोई खराब ना कोई अच्छी चीज। जब वो एक लाइफ फॉर्म ले लेती है, तो लाइफ फॉर्म लेने के बाद उसका एक पर्पस होता है। हर इंसान का एक कर्म होता है, वाई नहीं, हमारे भगवत गीता में बोलते हैं कि तुम एक बार अपने कर्म, तुम करने क्या आए हो यहाँ पे? ठीक है, इस धरती में तुम करने क्या आए हो? तुम्हारा वाई क्या है? तुम क्यों जी रहे हो? तुम क्यों सरवाइव कर रहे हो? ठीक है, तो वाई, ऐसा कहा जाता है कि हर इंसान जब ये धरती में जन्म लेता है, तो उसका एक वाई पर्पस होता है, और उस हिसाब से उसको एक तरह की पर्सनालिटी वाई लेसन दिया जाए। मतलब कि लेसन क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक पर्सनालिटी है, मान लो वाइन, वाइन एज अ पर्सनालिटी, मान लो कि उसका लेसन क्या है कि भाई आप जाके बाहर प्यार फैलाओ, कंपैशन फैलाओ, ये तुम्हारा लेसन है कि आगे जाके तुमको ये करना है। ठीक है, आपको बोले कि ये मैं वाइन जैसे पर्सनालिटी से आप प्यार, कंपैशनेट, मोहब्बत की बात कर रहे हो। जैसे डॉक्टर मैडम ने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो मेडिसिन, आपने हमेशा एक ही स्कोप से मेडिसिन को देखा है, नेगेटिव स्कोप से। दादा हमेशा ऐसी बात बोलते हैं कि जब हम बैच फ्लावर मेडिसिन देते हैं, तब वो इंसान की अच्छी आदतों को नहीं अफेक्ट करता, लेकिन जो उसका इम्बैलेंस हुआ है उसको ही काटता है। तो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, इसके बाद आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मान लीजिए कि वाइन पर्सनालिटी है, उसको भेजा है, उसको कहा कि उसको प्यार, कंपैशनेट, वो बच्चा जन्मा है। ठीक है, वो मान लीजिए कि मुंबई की कोई कोई चौल में जन्मा है, मान लीजिए। तो उसका वो बच्चा बचपन से ही काम है, एंथुसियास्ट, मतलब लोगों को प्यार देता है, लोगों की हेल्प करता है, उसके अंदर लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वो जहां पे पैदा हुआ है, चौल वाली जगह पे, वहां पे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का प्रॉब्लम है। मतलब कि अगर हक को छीना नहीं गया, तो तुम्हारा सर्वाइवल चला। तो उसको ये सिखाया जाता है कि बेटा, कोई चीजें मांगनी नहीं है, तुम्हें छीन लेनी है। ठीक है, तो ये उसको सिखाया गया है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी क्या है कि उसको प्यार करना है लोगों को, ही शुड बी अ कंपैशनेट पर्सन। ठीक है, लेकिन उसके सर्वाइवल, उसके आजू बाजू के एनवायरमेंट में उसको ऐसा बना दिया, तो वो 2 दिन का खाना नहीं, 2 दिन तक खाना नहीं मिल रहा है, ठंड में हालत खराब हो रही है, गरीबी ऐसी चीज है, तो उसको सिखाया जाता है कि भाई तुम अगर कहीं पे चोरी नहीं करो, जस्ट एग्जाम्पल, कि अगर तुम कहीं पे चोरी नहीं करोगे, किसी की चीज छीन नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा ये नहीं होने वाला। तो वो 1 2 दिन 3 दिन के लिए करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ये हैबिट बन जाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे वाइन पर्सनालिटी कैन बी, वो एरिया का बड़े होते होते वो एक टाइप का लीडर, एक टाइप का गुंडा बन जाता है। जस्ट एग्जाम्पल कि वो बच्चा क्या, कि वो 4 5 लोगों को इकट्ठा करता है, फिर वो एक गैंग चलाने लगता है। तो होता क्या है कि अभी वो एक डिक्टेटोरियल है, हर चीज छीन लेना जानता है, हर चीज को बाय फोर्स लेना जानता है, क्योंकि उसको ऐसे ही उसको मॉडिफाई किया गया है कि अगर छीनोगे नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, वो खून करता है, या जबरदस्ती करता है, या रैंसम, एनीथिंग।
ठीक है। पर उसकी बेसिक कोर पर्सनालिटी तो वाइन है, पॉजिटिव वाइन, मतलब उसको प्यार, कंपैशनेट। तो जब ये उसकी बेसिक पर्सनालिटी और उसकी सिचुएशन पर्सनालिटी में कॉन्फ्लिक्ट, तो वो जब रात में बैठता है तब उसकी वो पर्सनालिटी बाहर से आवाज देती कि यार तू क्या बन गया, तू ऐसा इतना नहीं था। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है, जो उसको बनना था और जो वो बन गया। ठीक है। आपको नक्सवामी का पता है कि नक्सवामी का इंसान कैसा, वाइन जैसा ही है। मतलब उसको कोई काम करो, ये नहीं तो निकाल दो, मतलब ही इज वेरी डोमिनेटिंग। ठीक है, वही करवाता है जो उसको करवाना है। लेकिन ही इज द लोनलीएस्ट मेडिसिन। उसमें सुसाइडल रेट और मेड से ज्यादा है, क्योंकि जब रात को वो अकेला बैठता है तो वो दारू ड्रिंकिंग, वो नक्सवामी का में है। तो वो ड्रिंक करता है तब सोचता है कि यार मैंने ये सब पा लिया, मेरे पास आज अंपायर है, मेरे पास पैसा है, ताकत है, सब कुछ है, पर मेरे पास, मैं खुश नहीं हूं। इसलिए एसिडिटी, हेडेक, अल्कोहलिज्म, ये सारी चीजें नक्सोमिका में है। दो वो पर्सनालिटी काफी सक्सेसफुल है, तो फिर उसको ये इंसोम्निया के सबसे अच्छे मेडिसिन नक्सोमिका है। तो ये अगर सक्सेसफुल इंसान है तो उसको इंसोम्निया क्यों है? क्योंकि उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट, जो इनर मी है, वो बार बार जब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो ये ब्लॉक क्रिएट होता है। तो ये जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक, उसको हम बेस्ट फ्लावर से निकाल सकते हैं। मतलब कि वाइन, ये वाइन वाला बच्चा अगर मान लीजिए आपके पास आता है कि भाई आज मेरे पास, क्योंकि एज अ पेशेंट आप जज नहीं कर सकते किसी को, करके वो चाहे वो गैंगस्टर भी क्यों ना हो, जस्ट टेलिंग यू कि अगर वो आपके पास आता है कि मैडम मेरे पास आज सब कुछ है, ताकत है, मेरे पास ऐसे लोग हैं काम करने वाले, मुझे नींद नहीं आती है रात को, बस आई जस्ट कांट स्लीप, मुझे स्लीपिंग पिल्स भी काम नहीं करती है, पर क्योंकि उसके अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसको भी नहीं पता है। तो जब तुम उसको वाइन दोगे, तो वाइन विल रिमूव दैट ब्लॉक। शायद वो अच्छा इंसान नहीं बनेगा, आई वोंट से कि वो अपनी बुरी आदत छोड़ देगा, लेकिन वो उसका कॉन्फ्लिक्ट वो बैलेंस हो जाएगा और उसको नींद आ जाएगी। मेरा काम उसको नींद देना है। ठीक है। उसी तरह से अगर कोई कोई बच्ची है, जैसे सिराटो है, यू नो द मोस्ट वाइजेस्ट मेडिसिन ऑफ द बेस्ट फ्लावर इज सिराटो। आप बोल रहे कि मैडम सिराटो तो सबके पूछता रहता है कि भाई क्या करूं क्या, आप कैसे उसको वाइज मेडिसिन बोल सकते हो? विजडम, विजडम ऑफ द बेस्ट फ्लावर इज द सिराटो। मतलब सिराटो के पास जैसी बुद्धिमत्ता किसी की मेडिसिन के पास नहीं है, क्योंकि इट्स अ पॉजिटिव सिराटो। यस। आपने कौन सा सिराटो देखा है? मेडिसिनल नेगेटिव सिराटो। जो नेगेटिव मतलब जो उसके साथ ये सारी तकलीफें हो जाती है, उसके बाद जो आपके पास आता है कि वो इनसिक्योर हो जाता है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, लोगों से चार बातें पूछता रहता है, वो सिराटो आपने देखा है। पर आपने पॉजिटिव सिराटो, कोई कॉन्फिडेंस सिराटो आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि सिराटो का लेसन क्या है, सोल लेसन क्या है, कि तुम जाओ, तुम अपना विजडम, अपने आप पर ट्रस्ट रखो। ठीक है, अपने विजडम से लोगों को भी हेल्प करो। लेकिन वो बच्ची ऐसे परिवार में पैदा हुई है जहां पे उसके बड़े पापा, कोई होते हैं कि कभी बड़े पापा जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, दादा जैसा बोलेंगे, उसने अपने पेरेंट्स को भी इस तरह से देखा है कि अपनी विलिंग से कुछ काम नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे वो बड़ी होगी, सबको पूछना, वो अपने आप पर अपना वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि उसका बेसिक नेचर ये है कि उसको विजडम वाइज पर्सन बनना था, अपने आप पर ट्रस्ट करना था। पर आगे जाके उसने ऐसी चीजें देखी जिसकी वजह से उसको सेल्फ डाउट होने लगे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है उसकी वजह से उसको एंजाइटी आती है, लो कॉन्फिडेंस होता है। पर क्योंकि यही सोचो ना, कोई इंसान वही घर में आराम से रह लेता है, लेकिन कोई इंसान नहीं जी पाता सेम सिचुएशन में, क्योंकि उसका बेसिक कोर नेचर कुछ अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग है। उसकी वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसकी वजह से उसको इमोशनल इम्बैलेंस या मेंटल इम्बैलेंस होता है। ये सिराटो वाली चीज कि वो लड़की आगे जाके खुद पर ट्रस्ट नहीं कर पाती, कॉन्फिडेंस लो होता है, उसको एंजाइटी होती है, छोटी छोटी बात में चीजें बोलती है, कॉन्फिडेंस भी काफी लो होता है। तो ये कॉन्फिडेंस जब आप उसको सिराटो दोगे, तो वो उसका जो नेगेटिव चीज है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको बैलेंस करेगा, वो फिर से अपने आप को ट्रस्ट करेगा। सो दिस इज हाउ बेस्ट फ्लावर वर्क्स। मतलब कि ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो ब्लॉक है, जो आपकी कोर पर्सनालिटी और आपकी सिचुएशन, जो आप जिस तरह से रेज्ड हुए हो, ठीक है, उसके कॉन्फ्लिक्ट से जब बनता है, तो अब लास्ट चीज, होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया है तो यस लिखिए, और अगर नहीं आया है तो आपके क्वेश्चन लिखिए। लास्ट चीज मैं डॉक्टर रितु मैम की समझाती हूँ, द अनियन पील। ठीक है, सिचुएशन रेमेडी, स्पॉट रेमेडीज सब भूल जाओ। जी हाँ, सब भूल जाओ। ठीक है, क्यों भूलना है? कि जब पेशेंट आपके पास आता है, क्योंकि हमारे आस
पास की सिचुएशन ऐसी है ना कि ये जैसा मैंने बोला ना कि पेशेंट सिराटो था, ठीक है, पर आपके पास आया था उसके पास एंजाइटी लेके, ठीक है, तो आपके पास मेडिसिन कौन सी आई, अस्पेन आई, रोक्रोज आई, तो ये उसका पिलर है। जब तक तुम उसका अस्पेन, रोक्रोज, उसका लो कॉन्फिडेंस वाला सेंटोरी वगैरह नहीं निकालोगे तो तुमको अंदर छुपा हुआ सिराटो नहीं दिखेगा। मैं अपनी केस से बताती हूँ कि मैंने अभी ग्रुप में केस लिखा था कि मेरे पास एक 30 साल की लेडी आई, काफी माइल्ड जेंटली, तो धीरे से बात कर रही थी, तो मुझे यहाँ तक बैठी थी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। शी इज वेरी टिमिड, वेरी शाय। पहले तो उनके हस्बैंड साथ में थे, तो फिर मैंने उनको बाहर भेजा, तो वो बोल रहे थे नहीं मैडम मेरे साथ रहने दो। मैंने बोला ट्रस्ट मी कुछ नहीं होगा, यहीं पे है आपके हस्बैंड। तो शी इज वेरी शाय, वेरी नर्वस। वो आई थी अपने हेयर फॉल के लिए, तो उसने बस मुझे कहानी की कि वो हेयर फॉल बढ़ रहे हैं ये वो। फिर पता चला तो पहली नजर से कैसे लगता है कि आपको मिमिलस कैटेगरी वाली लड़की लगती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं बहुत डीप लेयर, यू नो अनियन पिन, बाहर से मुझे क्या दिखा वो मेमिलस, शायद हो सकता है अंदर से मिमिलस, ठीक है, तो ये रहा उसका मिमिलस। फिर उसने बताया कि भाई 10 साल पहले मेरा बच्चा, सन जो था वो 5 दिन का था, और उसकी नामकरण की जो फंक्शन था उसमें कुछ हुआ पता नहीं, एस्पेक्सिया था या वो मर गए, ठीक है। तो वो इतनी रो रही थी वो, जब वो ये स्टोरी बता रही थी कि जैसे कल ही ये सिचुएशन हुई। तो वो जो ग्रीविंग मदर, जो 10 साल का दुख है, वो अभी भी इतना ताजा है उसकी जगह जहन में। तो आपको कौन सी मेडिसिन आएगी भाई, मिमिलस जाने दो, ऊपर स्टार ऑफ बेथलेहेम लाओ या गोर्स लाओ या सॉरी स्वीट चेस्टनट लाओ या हनी सक्कल लाओ, तो ये आपको लेयर्स देंगे, ठीक है। मैंने बोला था कि ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, आप देखो। तो बहुत कोई ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया कि मैं इसमें आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। तो लोगों ने ग्रीविंग मदर के लिए तो मुझे रिस्पॉन्ड किया कि भाई आप गोर्स दे दो, आप स्टार ऑफ बेथलेहेम दे दो शॉप के लिए, आप हनी सकल दे दो, आप वॉलनट दे दो, ऐसी सारी चीजें। फिर मैं और डीप गई कि ठीक है आप अब रो क्यों रही हो, अब रो, Uh, ऑब्वियसली ग्रीफ है लेकिन अभी भी we have रो one क्यों रही हो, तो वो have 1 minute. We have 1 minute. So after one ओके। minute, we will rejoin again, but rejoining will take 7 to 8 minutes, right? Uh, ओके, तो हमारे पास 1 मिनट है, उसमें कट हो जाएगा, लेकिन 7-8 मिनट के बाद हम फिर से रिजॉइन होंगे और आपके सवाल भी उसमें हम लेने वाले हैं। right. तो मेरा ये था कि उसने बताया आगे जाके कि मैडम मुझे गुस्सा इतना है कि भगवान ने मेरे से ऐसा क्यों किया, ठीक है। द फीलिंग ऑफ इनजस्टिस, उसने अपने घर में अपने भगवान के सारे फोटोज उस टाइम फेंक दिए अपने बाहर के, वो बोले